तूने मेरे प्रेम को अपमानित किया है रत्नावती। मेरी आत्मा नहीं मरेगी। मैं तेरे किले में, तेरी हवाओं में, तेरे महल की दीवारों में कैद रहूंगा और भानगढ़ कभी चैन नहीं देखेगा जब तक कोई नारी मुझे स्वीकार न करे। ये श्राप रहेगा, रहेगा, रहेगा। यह केवल एक किले की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे संघर्ष की दास्तां है जहां एक स्त्री की गरिमा और एक पागल तांत्रिक की हवस आमने सामने थी, जहां बुद्धि और साहस ने काले जादू को मात दी, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ी एक पूरे राज्य के उजड़ने के रूप में। इस कथा में प्रेम है, षड्यंत्र है, तंत्र है और अंत में एक ऐसा श्राप जिसने भानगढ़ को कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा दे दिया। तो आइए इस रहस्य से घिरे किले की परतों को खोलते हैं और जानते हैं क्या सच में भानगढ़ आज भी राजकुमारी रत्नावती और उस तांत्रिक की आत्माओं का कैद खाना है या सिर्फ ये एक लोक कथा है जो समय के साथ भय में बदल गई। इस कहानी का उत्तर आप तभी जान पाएंगे जब आप इस कहानी को पूरी देखें। मैं सिमरन कौर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसे लगी। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है एक रहस्यमयी और भयावह किला, भानगढ़ का किला। यह किला जितना सुंदर और भव्य है उतना ही डरावना और रहस्यों से भरा हुआ है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा यह किला दूर से देखने में जितना सुंदर और शांत लगता है उतना ही रहस्यमयी और भयावह है इसका इतिहास। भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर, रोमांच और जिज्ञासा एक साथ जाग उठती है। यह किला भारत के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ दिन में सैकड़ों पर्यटक आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह किला वीरान हो जाता है। इतना कि सरकारी आदेश के तहत सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश करना पूरी तरह निषिद्ध है। लोग कहते हैं कि इस किले की दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि प्रेम, वासना, तंत्र, प्रतिशोध की अनकही चीखें कैद है। भानगढ़ का किला केवल अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है बल्कि वहाँ की सबसे प्रसिद्ध निवासी राजकुमारी रत्नावती के लिए भी याद किया जाता है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह राजपूताना गौरव की जीवित मूर्ति थी। रूप, गुण, शील और शक्ति का ऐसा संगम जिसे देखकर दुश्मन भी सम्मान से सिर झुका देते थे। राजकुमारी रत्नावती के सौंदर्य के चर्चे राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुजरात, अफगानिस्तान और अरब तक फैले थे। कहते हैं जब राज दरबार में वो आती तो सूरज की किरणें भी उनकी सोने जैसी त्वचा पर शर्मिंदा हो जाती। उनकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, माथे पर बिंदी और राजसी पोशाक उन्हें एक देवी का रूप देती थी। उनकी चाल में इतनी गरिमा थी कि लोग उन्हें देखकर रास्ता छोड़ देते। दूर दराज के शासक भी उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर भानगढ़ आना चाहते थे। परंतु राजकुमारी रत्नावती सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वह अद्वितीय बुद्धिमती और रणनीतिकार भी थी। उन्होंने राजनीति, अर्थनीति, युद्ध कला और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। अपने पिता राजा चंद्रभान के साथ वे दरबार की बैठकों में भाग लेती और कई बार निर्णयों में मार्गदर्शन देती थी। वह कहती थी राजकुमारी होना सौभाग्य है लेकिन न्यायप्रिय और निर्भीक होना मेरा धर्म है। उन्होंने कई सामाजिक सुधार भी किए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, निर्धनों के लिए अन्न के भंडार खुलवाए, मंदिरों और सांस्कृतिक भवनों का निर्माण कराया। राजकुमारी का आत्मसम्मान उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने कभी भी अपने सौंदर्य को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जब कोई पुरुष उनकी ओर वासना या लालच से देखता, राजकुमारी की नजरें उसकी घमंड को चूर कर देती। उनका ये साहसी और दृढ़ चरित्र ही था जो तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को चुनौती देता था। वह पुरुष जो हर किसी को अपनी तंत्र विद्या से झुका चुका था, पर रत्नावती के आगे खुद को असहाय और अपमानित महसूस करता था। जब कोई राज्य निर्णय अटक जाता तब सभी की निगाहें राजकुमारी की ओर जाती। उन्होंने कई बार पड़ोसी राज्यों के साथ हुए संघर्षों को बिना युद्ध किए समझदारी से निपटाया। राजा चंद्रभान सिंह स्वयं उनकी दूरदर्शिता के कायल थे और उन्हें भानगढ़ की देवी कहते थे। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ एक राजकुमारी ही नहीं थी बल्कि भानगढ़ की आत्मा थी। उनकी उपस्थिति ही राज्य को गरिमा देती थी। उनके भीतर सीता जैसी शालीनता, झांसी की रानी जैसी वीरता और मेवाड़ की रानी पद्मिनी जैसी आत्मगौरव था।
वो हर उस स्त्री के लिए प्रतीक बन गए जो अपने सम्मान, बुद्धि और आत्मबल से समाज को दिशा देती। परंतु उनकी यह तेजस्विता कि उन्हें एक ऐसे तांत्रिक की दृष्टि में ला खड़ा करती है जो उन्हें अपने वश में करना चाहता है। और यहीं से शुरू होती है एक पवित्र आत्मा और एक अंधे वासना से भरे तांत्रिक के बीच टकराव की भयानक कहानी। वहीं दूसरी ओर भानगढ़ की घाटियों और जंगलों में एक नाम धीरे धीरे डर और रहस्य के साथ जुड़ता जा रहा था, तांत्रिक सिंधु सेवड़ा। वह कोई सामान्य तांत्रिक नहीं था। कहते हैं कि उसने वर्षों तक शमशानों में साधना की, काली शक्तियों को साधा और वह उन रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता बन गया जिन्हें समाज में वर्जित माना जाता था। किंवदंतियां कहती है कि वह हवा से बात करता था, मंत्रों से अग्नि जला सकता था और मृत आत्माओं को बुला सकता था। परंतु उसकी सबसे गहरी इच्छा थी राजकुमारी रत्नावती को पाना। जब उसने पहली बार राजकुमारी रत्नावती को राज दरबार में देखा, वह उसका सौंदर्य देखकर मोहित नहीं बल्कि वासना से पागल हो गया। उसकी आंखें लजाते हुए नहीं झुकती थी, बल्कि राजकुमारी के शरीर को नजर भर देखती थी, मानो कोई वस्तु हो जिसे वह हासिल करना चाहता था। उसका प्रेम पवित्र नहीं था, वह विकृत और जबरदस्ती से भरा हुआ था। वो जानता था कि राजकुमारी कभी किसी तांत्रिक को नजर उठाकर भी नहीं देखेगी, इसलिए उसने ठान लिया, अगर वह मेरी इच्छा से नहीं आए तो मैं उसे वश में कर लूंगा। भानगढ़ से कुछ दूर एक सुनसान टीले पर बनी एक पुरानी झोपड़ी में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा साधना में लीन था। चारों ओर काले धुएं की लहरें उठ रही थी, मंत्रों की अस्पष्ट गूंज हवा में गूंज रही थी। शमशान की राख से सने शरीर पर भभूत लाल आंखें और कांपती हुई जीभ के साथ राजकुमारी रत्नावती को अपने वश में करने का सबसे बड़ा यंत्र तैयार कर रहा था। उसका लक्ष्य था राजकुमारी की चेतना को छीनना और उसकी आत्मा को अपने वशीकरण में बांध देना। वह जानता था कि राजकुमारी कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने अपनी शक्ति से एक ऐसा तांत्रिक इत्र वशीकरण तेल तैयार किया जो राजकुमारी के शरीर से स्पर्श होते ही उसकी आत्मा को जकड़ लेता। उस इत्र की रचना केवल रसायनों से नहीं हुई थी, उसमें शामिल था कपूर वशीकरण तिलस, शमशानी मिट्टी की राख, तामसिक मंत्रों का जाप और एक चुड़ैल की चोटी का तंतु, जिसे उसने रात के तीसरी पहर पर काली पूजा से प्राप्त किया था। इत्र तैयार होने के बाद उसने उसे एक सुंदर शीशी में बंद किया। उसकी योजना थी इसे राजकुमारी के श्रृंगार में चुपचाप मिला दिया जाए। जब वो इसे अपने शरीर पर लगाएगी वो मेरी हो जाएगी, तन से भी और मन से भी। सिंधु ने एक दासी को पैसे देकर तांत्रिक सम्मोहन से अपने अधीन किया। उस दासी ने इत्र को रेशमी रुमाल में लपेटकर महल भेजा। साथ में एक गुप्त संदेश था, राजकुमारी को एक अनजाने चाहने वाले की ओर से एक सुगंधित भेंट। इसे जब आप अपने अंगों पर लगाएंगी आपकी आत्मा उसका नाम पुकारेगी। ये संदेश न केवल कुत्सित था बल्कि राजकुमारी के आत्मसम्मान को ललकारने की कोशिश भी थी। भानगढ़ की हवाएं अचानक शांत हो गई, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी फैल गई। राजकुमारी रत्नावती को अब पूरा यकीन हो चुका था कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उन्हें सिर्फ हासिल करना नहीं चाहता बल्कि उनकी आत्मा को कैद कर उन्हें अपनी वासना का बंधन बनाना चाहता है। जब राजकुमारी के हाथ वह शीशी पहुंची तो उन्होंने इस इत्र की सुगंध को गहराई से महसूस किया। उन्हें लगा जैसे उसमें कुछ अलौकिक, कुछ विषैला, कुछ खतरनाक छिपा हो। राजकुमारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने तांत्रिकों की चालें और काले जादू के प्रभाव पहले भी देखे थे। उन्होंने शीशी को गौर से देखा, फिर ध्यान लगाया और उन्हें समझ में आ गया कि यह कोई प्रेम नहीं बल्कि जबरदस्ती का जहर है। राजकुमारी ने कोई शोर नहीं मचाया, कोई भय प्रकट नहीं किया। उन्होंने वह इत्र शीशी अपने हाथ में ले ली और छत पर जाकर एक बड़े पत्थर पर उसे उलट दिया। जैसे ही इत्र उस पत्थर पर गिरा, पत्थर की सतह से एक हल्का कंपन उठा। फिर वह पत्थर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। वह पत्थर घूमता हुआ एक अद्भुत शक्ति के साथ सीधे तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की झोपड़ी की ओर उड़ चला। तांत्रिक उस समय ध्यान में बैठा हुआ था। जैसे ही वह हवा में उड़ता हुआ पत्थर उसके सिर से टकराया, एक भयानक चीख जंगल में गूंजी और तांत्रिक वही लहूलुहान होकर मर गया। परंतु मरते समय उसने अपनी अंतिम सांस में अपनी संचित तंत्र शक्ति से एक भयंकर श्राप दिया। मरते मरते उसने हाफते हुए चीखा, तूने मेरे प्रेम को अपमानित किया है रत्नावती। मेरी आत्मा नहीं मरेगी। मैं तेरे किले में, तेरी हवाओं में, तेरे महल की दीवारों में कैद रहूंगा और भानगढ़
कभी चैन नहीं देखेगा जब तक कोई नारी मुझे स्वीकार न करे। ये श्राप रहेगा, रहेगा, रहेगा। एक तेज ध्वनि हुई और तांत्रिक के शरीर से काले धुएं का गुब्बारा उठा, जो मंदिर की छत तोड़ता हुआ आकाश में विलीन हो गया। राजकुमारी ने तांत्रिक की मौत की सूचना दरबार को दी, पर तांत्रिक की श्राप को वह नहीं रोक सकी। उसकी तांत्रिक ऊर्जा मरते मरते भानगढ़ की हवाओं में घुल गई और तभी से भानगढ़ की हवाओं में डर, वीरानी, अशांति का एक असहनीय सन्नाटा छा गया। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की मौत भले ही राजकुमारी रत्नावती की बुद्धिमत्ता और साहस से हुई, पर उसके आखिरी शब्द, उसका दिया गया श्राप भानगढ़ के भाग्य को बदल गया। उस दिन के बाद भानगढ़ के भीतर सब कुछ बदलने लगा। पेड़ हरे थे पर उनमें हरकतें नहीं थी। हवा चलती थी लेकिन उसकी सरसराहट में कोई छुपा हुआ विलाप सुनाई देता था। महल की दीवारें पहले जैसी चमकती थी, लेकिन उसकी सतह पर अदृश्य उंगलियों के निशान बनने लगे। भानगढ़ धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, जीवित रहकर भी मृत। राजकुमारी रत्नावती ने अपनी ओर से सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश की, पर उन्हें महसूस होने लगा कि कुछ है जो उन्हें देख रहा है, जो उनका पीछा कर रहा है। हर रात उनके कक्ष में दीपक अपने आप बुझ जाता। आईने में उन्हें परछाइयां दिखाई देती। उनकी दासियां एक एक कर बीमार पड़ने लगी बिना किसी रोग के। और एक रात चित्रा, उनकी सबसे विश्वासपात्र दासी, पागल हो गई। बस एक ही बात दोहराती रही, वो आ रहा है, वो तुम्हें ले जाएगा। श्राप फिर भी राजकुमारी तक सीमित नहीं रहा। राज्य की फसलें सूखने लगी, जल स्रोत अचानक कम हो गए और भानगढ़ के व्यापारी व्यापार छोड़कर भागने लगे। रात होते ही पहाड़ियों से अजीब रोशनी निकलती। कई लोगों ने तांत्रिक की आत्मा को भटकती देखा और कुछ ने कहा कि उन्होंने राजकुमारी की चीखें मंदिर से आती सुनी, जबकि वह अपने कक्ष में सो रही थी। भानगढ़ जब एक भूतिया कैदखाना बन चुका था, एक ऐसा स्थान जहां राजकुमारी की चीख भी सबको भारी पड़ रही थी। राजकुमारी जानती थी कि तांत्रिक की मृत्यु के साथ उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह बंधी हुई थी क्रोध, वासना और अपमान के धागों में, और अब वह राजकुमारी से बदला ले रही थी, बिना शरीर के, सिर्फ छाया बनकर। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों से मंत्र जाप कराए, कई यज्ञ किए, पर सब असफल रहे। हर यज्ञ के बाद हवाओं में एक कराह सी गूंज होती, मानो कोई आत्मा उनका मजाक उड़ा रही हो। अंततः एक रात राजकुमारी ने अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। उन्होंने अंतिम पत्र में लिखा, मैंने उस पिशाच को मारा, पर वह गया नहीं। अब वह भानगढ़ में जी रहा है और मेरी सांसों में भी। मैं अब इस संसार में नहीं रह सकती जब तक वह मुक्त न हो। मेरी मृत्यु यदि इस किले को बचा सकती है तो मैं तैयार हूँ। ये मेरी इच्छा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। सुबह जब द्वार खोले गए, राजकुमारी रत्नावती मृत थी। राजकुमारी की भी रहस्यमय मृत्यु हो गई। कोई कहता है उसने आत्मदाह किया, कोई कहता है वह गायब हो गई, कोई कहता उन्होंने विष पिया, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को अग्नि में समर्पित कर दिया। परंतु इतिहास कहता है, जहाँ तांत्रिक की वासना हारती है, वहाँ धरती तो बच जाती है, पर हवा शापित हो जाती है। राजकुमारी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही एक अज्ञात हमले में पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया। न कोई राजा बचा, न कोई सैनिक। महल ढह गया, मंदिर टूट गए और पूरा क्षेत्र एक खंडहर में बदल गया। आज तक कोई नहीं जानता वो हमला किसने किया। कुछ कहते हैं कोई मानव सेना नहीं थी, वो तांत्रिक की आत्मा थी जिसने पूरे राज्य को निगल लिया। आज का भानगढ़, जहाँ सूरज छिपते ही समय भी रुक जाता है, आज भी भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। लोगों ने वहाँ अजीब आवाजें, रोशनी और रूहानी घटनाएं महसूस की हैं, और हर पत्थर, हर दीवार राजकुमारी रत्नावती और सिद्धि सेवड़ा की बातें करते हैं। कई लोग आज भी राजकुमारी रत्नावती को देवी के रूप में पूजते हैं। उनके लिए वह एक वीरांगना है जिन्होंने तांत्रिक को हराया। कुछ महिलाएं वहां चुपचाप दीपक जलाकर राजकुमारी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हैं। कई लोग आज भी मानते हैं कि राजकुमारी की आत्मा चैन में नहीं है, क्योंकि उनका श्राप अब भी जीवित है। किले के प्रवेश द्वार पर एक सरकारी चेतावनी बोर्ड टंगा है। सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश करना मना है। जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसके परिणामों की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। यह केवल नियम नहीं है, यह भानगढ़ की आत्मा की सुरक्षा का कवच है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में दीवारों से राजकुमारी की कराहें
मंदिर से तांत्रिक की हंसी और वीरान गलियों से अदृश्य कदमों की आहट सुनाई देती है। किसी ने देखा कि एक स्त्री सफेद कपड़ों में किले की छत पर खड़ी है और जैसे ही वह पास पहुंचा, वह गायब हो गई। कुछ लोग रात को दीवारों पर उभरती हुई आकृतियों और अचानक बदलती हवा की दिशा को महसूस करते हैं। एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में एक साया कैद किया था जिसकी कोई परछाई नहीं थी। भूत शोधकर्ताओं और यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों ने रात में कई बार कैमरे लगाए, लेकिन अक्सर या तो कैमरे खराब हो गए या रिकॉर्डिंग रहस्यमय रूप से मिट गई। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, यह एक अनसुनी स्त्री की पुकार, एक अधूरे प्रेम की पीड़ा और एक वासना के विकृत हार का प्रतीक है। यहाँ पत्थरों में प्रेम की जलन है, हवाओं में आत्मा की बेबसी और भूमि में तंत्र की राग। हर बार जब कोई वहाँ जाता है, भले ही उसके कैमरे कुछ न पकड़े, पर उसका मन वहाँ से कुछ भारी लेकर लौटता है। शायद एक कराह, शायद एक श्राप, शायद एक कहानी। और अंत में कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं, खंडरों में दबी होती हैं। और भानगढ़ उन कहानियों की सबसे पुरानी, सबसे डरावनी और सबसे सच्ची जुबान है। इस रहस्यमय कहानी को अब तक मेरे साथ देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर कुछ रोमांचक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।